नमस्कार, किस्से कहानियां में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास गबन का भाग 29। दारोगा को भला कहाँ चैन। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवी दीन के घर जा पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि रमा को यहाँ से गए आधा घंटे से ऊपर हो गया है। फिर थाने लौटे। वहां रमा का अब तक पता न था। समझे देवी दीन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा रखा होगा। सरपट साइकिल दौड़ाते हुए फिर देवी दीन के घर पहुंचे और धमकाना शुरू किया। देवी दीन ने कहा, विश्वास ना हो घर की खाना तलाशी ले लीजिए। और क्या कीजिएगा, कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है। एक कोठरी नीचे है, एक ऊपर। दारोगा ने साइकिल से उतर के कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं, वह कहाँ गए? देवी दीन बोले, मुझे कुछ मालूम हो तब तो बताऊं साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दारोगा बोले, वह कब इलाहाबाद जा रही हैं? देवी दीन ने कहा, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बातचीत नहीं की। जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना हो जाएगा वह यहाँ से ना जाएंगी। दारोगा बोले, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। यह कहते हुए दारोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहां 3 औरतों को देखकर चौंके। जोहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दारोगा जी को शक हुआ, शायद हजरत यह भेष बदले तो नहीं बैठे हैं। देवी दीन से पूछा, यह तीसरी औरत कौन है? देवी दीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी महू जी से मिलने आ जाती हैं। दारोगा ने कहा, मुझी से उड़ते हो बच्चा? साड़ी पहनाकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो? इनमें कौन जालपा देवी है? उनसे कह दो नीचे चली जाए, दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जालपा हट गई तो दारोगा जी ने जोहरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे यह चाले? क्या कहकर वहां से आए थे और यहाँ आकर मजे में आ गए? सारा गुस्सा हवा हो गया। अब यह भेष उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। यह कहकर उन्होंने जोहरा का घूंघट उठा दिया। जोहरा ने ठहाका मारा। दारोगा जी मानो फिसल कर विस्मय सागर में पड़े। बोले, अरे तुम हो जोहरा, तुम यहाँ कहाँ? जोहरा बोली, अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए, तुम्हें तो मालूम ही होगा। वह तो मेरे यहाँ आने के पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बातें करने लगी। अच्छा, जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जोहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुंचे? ना जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दारोगा ने पूछा, जालपा कब तक यहाँ से जाएगी? जोहरा ने कहा, मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब जरूरत नहीं है। शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दारोगा बोले, तुम्हें यकीन है कि अब यह कोई शरारत ना करेगी? जोहरा बोली, हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। दारोगा ने कहा, तो फिर यह कहाँ गया? जोहरा बोली, कह नहीं सकती। दारोगा ने कहा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना जरूरी है। ज्यादा पी तो नहीं गया था? जोहरा बोली, पिए हुए तो थे। दारोगा बोले, तो कहीं गिर गिरा पड़ा होगा, इसने बहुत दिक किया। तो मैं जरा उधर जाता हूँ, तुम्हें पहुंचा दूं तुम्हारे घर तक। जोहरा ने कहा, बड़ी इनायत होगी। दारोगा ने जोहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको जरा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया। मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता जोहरा, चलो आज कुछ गपशप हो। बहुत दिन हुए तुम्हारी करम की निगाह नहीं हुई। जोहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इत्तला तो कीजिए, यह गपशप का मौका नहीं है। दारोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा, नहीं, अब न जाऊंगा जोहरा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूँ। जोहरा बोली, आप मानते नहीं हैं, शायद डिप्टी साहब आते हो, आज उन्होंने कहला भेजा था। दारोगा ने कहा, मुझे चकमा दे रही हो जोहरा, देखो इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। जोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकालकर बोली, आदाब अर्ज। दारोगा घर जाकर लेट रहे। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे कि टेलीफोन पर पुकार हुई। जाकर सुनने लगे।
डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया है। उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा। उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना होगा। रात को वह बंगले पर था या नहीं? दरोगा ने कहा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था। टेलीफोन से बोले, तुमने उसको जाने क्यों दिया? हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज साहब से हाल कह दिया है। मुकदमा का जांच फिर से होगा। आपसे बड़ा भारी ब्लंडर हुआ है। सारा मेहनत पानी में फिर गया। उसको जबरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दारोगा बोले, तो क्या वह जज साहब के पास गया था? डिप्टी बोले, हाँ साहब, वहीं गया था और जज भी कायदा को तोड़ दिया। वह फिर से मुकदमा का पेशी करेगा। रमा अपना बयान बदलेगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। और यह सब आपका बगलिंग है। हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा। जोहरा भी दगा दिया। दारोगा उसी वक्त रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पांवे तो समूचा ही निगल जाएं। कमबख्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा कर ही गया। इसमें जोहरा की भी सांठ काट है। बीवी को डांट फटकार करने का महज बहाना था। जोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ। कहाँ जाती है? देवी दिन से भी समझूंगा। एक हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही, उसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रात की रात और दिन के दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे से कहीं ज्यादा अपनी फिक्र थी। सबसे ज्यादा घबराहट दारोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी और खुद बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी। इसकी सारे शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी। कभी ऐसा नहीं हुआ। वकीलों में इस पर कानूनी बहसें होती थी। जज साहब ऐसा भी कर सकते हैं, मगर जज दृढ़ था। पुलिस वालों ने बड़े बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर ने यहाँ तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, लेकिन जज ने किसी की न सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असह्य था। उसने हाईकोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले रात दिन रमा की तलाश में दौड़ धूप करते रहते थे, लेकिन रमा न जाने कहाँ जा छिपा था कि उसका कुछ पता ही न चलता था। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही। मनो कागज स्याह कर दिए गए। उधर समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती थी। एक पत्रकार ने जालपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया। दूसरे ने जोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उधेड़ दी। जोहरा ने तो लिखा था कि मुझे 50 रुपए रोज इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने या विचार करने का अवसर ना मिले। पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। जोहरा और जालपा दोनों कहीं और जा छिपी, नहीं तो पुलिस ने जरूर उनकी शरारत का मजा चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ, जिसमें ज्यादा भीड़ भाड़ न हो। फिर भी रोज 10-12 हजार आदमी जमा हो जाते थे। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुलजिमों में कोई मुखबिर न बन जाए, पर उसका उद्योग ना सफल हुआ। दारोगा जी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वह इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवा और कुछ न किया। जब सारा यश अफसरों को मिलता और सारा अपयश मातहतों को, तो दारोगा जी को क्या गरज पड़ी थी कि नई शहादतों की फिक्र में सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दारोगा ही के सिर मढ़ दिया। उन्हीं की बेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकला। अगर ज्यादा सख्ती से निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती थी और वह कैसे रात को उससे मिल सकता था। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था। तबेले की बला बंदर के सिर गई। दारोगा तंजुल हो गए और नायब दारोगा का तराई में तबादला कर दिया गया। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा हो ही गए। लोग जालपा को भी खींच लाए। पीछे पीछे देवी दीन भी पहुंचा। जालपा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जालपा देवी की जय से आकाश गूंज रहा था। मगर रमानाथ की परीक्षा अभी समाप्त ना हुई थी। उस पर दरोग बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। सावन की झड़ी लगी हुई थी।
कलकत्ता दलदल हो रहा था, लेकिन दर्शकों का एक अपार समूह सामने मैदान में खड़ा था। महिलाओं में दिनेश की पत्नी और माता भी आई हुई थी। पेशी से 10-15 मिनट पहले जालपा और जोहरा भी बंद गाड़ियों में आ पहुंची। महिलाओं को अदालत के कमरे में जाने की आज्ञा मिल गई। पुलिस की शहादतें शुरू हुई। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, इंस्पेक्टर, दारोगा, नायब दारोगा सभी के बयान हुए। दोनों तरफ के वकीलों ने जिरहें भी की, पर इन कार्यवाहियों में उल्लेखनीय कोई बात न थी। ज़ाब्ते की पाबंदी की जा रही थी। रमानाथ का बयान हुआ, पर उसमें भी कोई नई बात न थी। उसने अपने जीवन के गत 1 वर्ष का पूरा वृतांत कह सुनाया, कोई बात न छिपाई। वकील के पूछने पर उसने कहा, जालपा के त्याग, निष्ठा और सत्य प्रेम ने मेरी आंखें खोली, और उससे भी ज्यादा जोहरा के सौजन्य और निष्कपट व्यवहार ने। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उस तरफ से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिलता है। विष में मुझे सुधा प्राप्त हो गई। इसके बाद सफाई की तरफ से देवी दीन, जालपा और जोहरा के बयान हुए। वकीलों ने इनसे भी सवाल किया, पर सच्चे गवाह क्या उखड़ते। जोहरा का बयान बहुत ही प्रभावोत्पादक था। उसने देखा, जिस प्राणी को जंजीरों से पकड़ने के लिए वह भेजी गई है, वह खुद दर्द से तड़प रहा है। उसे मरहम की जरूरत है, जंजीरों की नहीं। वह सहारे का हाथ चाहता है, धक्के का झोंका नहीं। जालपा देवी के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका अटल विश्वास देखकर मैं अपने को भूल गई। मुझे अपनी नीचता, अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। मेरा जीवन कितना अधम, कितना पतित है, यह मुझ पर उस वक्त खुला। और जब मैं जालपा से मिली तो उसकी निष्काम सेवा, उसका उज्जवल तप देखकर मेरे मन के रहे सहे संस्कार भी मिट गए। विलास युक्त जीवन से मुझे घृणा हो गई। मैंने निश्चय कर लिया, इसी अंचल में मैं भी आश्रय लूंगी। मगर उससे भी ज्यादा मार्के का बयान जालपा का था। उसे सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंतिम शब्द ये थे, मेरे पति निर्दोष है। ईश्वर की दृष्टि में ही नहीं, नीति की दृष्टि में भी वह निर्दोष है। उनके भाग्य में मेरी विलासासक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था, वह उन्होंने किया। वह बाजार से मुंह छिपाकर भागे। उन्होंने मुझ पर अगर कोई अत्याचार किया तो वह यही कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने में उन्होंने सदैव कल्पना से काम लिया। मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे सुखी रखने के लिए उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़ा भार लेने में कभी संकोच नहीं किया। वह यह भूल गए कि विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती। जहां मुझे रोकना उचित था, वहां उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और इस अवसर पर भी मुझे पूरा विश्वास है, मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर ही उनकी जबान बंद की गई थी। अगर अपराधिनी हूँ तो मैं हूँ, जिसके कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। मैं मानती हूँ कि मैंने उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। अगर मुझे विश्वास होता कि वह डाकों में शरीक हुए तो सबसे पहले मैं उनका तिरस्कार करती। मैं यह नहीं सह सकती थी कि वह निरपराधियों की लाश पर अपना भवन खड़ा करें। जिन दिनों यहाँ डाके पड़े, उन तारीखों में मेरे स्वामी प्रयाग में थे। अदालत चाहे तो टेलीफोन द्वारा इसकी जांच कर सकती है। अगर जरूरत हो तो म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों का बयान लिया जा सकता है। ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य इसके सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता था, जो मैंने किया। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रयाग से इस मामले की कोई रिपोर्ट मांगी गई थी? वकील ने कहा, जी हाँ, मगर हमारा उस पर विश्वास, कोई विवाद नहीं है। सफाई के वकील ने कहा, इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि मुलजिम डाके में शरीक नहीं था। अब केवल यह बात रह जाती है कि वह मुखबिर क्यों बना। सफाई का वकील बोला। वादी वकील ने कहा, स्वार्थ सिद्धि के सिवा और क्या हो सकता है? सफाई के वकील ने कहा, मेरा कथन है, उसे धोखा दिया गया, और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से उसने पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना स्वीकार किया था वह उसका भ्रम था, तो उसे धमकियां दी गई। अब सफाई का कोई गवाह न था। सरकारी वकील ने बहस शुरू की। योर ऑनर, आज आपके सम्मुख एक ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ है जैसा सौभाग्य से बहुत कम हुआ करता है। आपको जनकपुर की डकैती का हाल मालूम है। जनकपुर के आसपास कई गांवों में लगातार डाके पड़े और पुलिस डकैतों की खोज करने लगी। महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेलियों पर लिए डकैतों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और डाकुओं की खबर मिली। यह लोग एक घर के अंदर बैठे पाए गए। पुलिस ने एक बारगी सबों को पकड़ लिया, लेकिन आप जानते हैं ऐसे मामलों में अदालतों के लिए सबूत पहुंचाना कितना मुश्किल होता है। जनता इन लोगों से कितना डरती है।
प्राणों के भय से शहादत देने पर तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि जिनके घरों में डाके पड़े थे वे भी शहादत देने का अवसर आया तो साफ निकल गए। महानुभावों, पुलिस इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि एक युवक आता है और इन डाकुओं को सरगना होने का दावा करता है। वह उन डकैतियों का ऐसा सजीव, ऐसा प्रमाण पूर्ण वर्णन करता है कि पुलिस धोखे में आ जाती है। पुलिस ऐसे अवसर पर ऐसा आदमी पाकर मदद समझती है। यह युवक इलाहाबाद से भागकर आया था और यहाँ भूखों मरता था। अपने भाग्य निर्माण का ऐसा सुअवसर पाकर उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का निश्चय किया। मुखबिर बनकर सजा का तो उसे कोई भय था ही नहीं। पुलिस की सिफारिश से कोई अच्छी नौकरी पा जाने का विश्वास था। पुलिस ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसे अपना मुखबिर बना लिया। बहुत संभव था कि कोई शहादत ना पाकर पुलिस इन मुलजिमों को छोड़ देती और उन पर कोई मुकदमा न चलाती, पर इस युवक के चकमे में आकर उसने अभियोग चलाने का निश्चय कर लिया। उसमें चाहे और कोई गुण हो या न हो, उसकी रचना शक्ति की प्रखरता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने डकैतियों का ऐसा यथार्थ वर्णन किया कि जंजीर की एक कड़ी भी कहीं से गायब न थी। अंकुर से फल निकलने तक की सारी बातों की उसने कल्पना कर ली थी। पुलिस ने मुकदमा चला दिया, पर ऐसा मालूम होता है कि इस बीच में उसे सौभाग्य निर्माण का इससे भी अच्छा अवसर मिल गया। बहुत संभव है सरकार की विरोधिनी संस्थाओं ने उसे प्रलोभन दिए हों और उन प्रलोभनों ने उसे स्वार्थ सिद्धि का यह नया रास्ता सुझा दिया हो, जहां धन के साथ यश भी था, वाहवाही भी थी, देशभक्ति का गौरव भी था। वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता है। वह स्वार्थ के लिए किसी के गले पर छुरी भी चला सकता है और साधु वेश भी धारण कर सकता है। यही उसके जीवन का लक्ष्य है। हम खुश हैं कि उसकी सद्बुद्धि ने अंत में उस पर विजय पाई, चाहे उनका हेतु कुछ भी क्यों ना हो। निरपराधियों को दंड देना पुलिस के लिए उतना ही आपत्तिजनक है जितना अपराधियों को छोड़ देना। वह अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए ही ऐसे मुकदमे नहीं चलाती। ना गवर्नमेंट इतनी न्याय शून्य है कि वह पुलिस के बहकावे में आकर सारहीन मुकदमे चलाती फिरे। लेकिन इस युवक की चकमेबाजियों से पुलिस की जो बदनामी हुई और सरकार के हजारों रुपए खर्च हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे आदमी को आदर्श दंड मिलना चाहिए ताकि फिर किसी को ऐसी चकमेबाजी का साहस न हो। ऐसे मिथ्या का संसार रचने वाले प्राणी के लिए मुक्त रहकर समाज को ठगने का मार्ग बंद कर देना चाहिए। उसके लिए इस समय सबसे उपयुक्त स्थान वह है जहां उसे कुछ दिन आत्मचिंतन का अवसर मिले। शायद वहां के एकांतवास में उसको आंतरिक जागृति प्राप्त हो जाए। आपको केवल यह विचार करना है कि उसने पुलिस को धोखा दिया या नहीं। इस विषय में अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसने धोखा दिया। अगर धमकियां दी गई थी तो वह पहली अदालत के बाद जज की अदालत में अपना बयान वापस ले सकता था, पर उस वक्त भी उसने ऐसा नहीं किया। इससे यह स्पष्ट है कि धमकियों का आक्षेप मिथ्या है। उसने जो कुछ किया स्वेच्छा से किया। ऐसे आदमी को यदि दंड ना दिया गया तो उसे अपनी कुटिल नीति से काम लेने का फिर साहस होगा और उसकी हिंसक मनोवृत्तियां और भी बलवान हो जाएंगी। फिर सफाई के वकील ने जवाब दिया, यह मुकदमा अंग्रेजी इतिहास ही में नहीं, शायद सर्वदेशीय न्याय के इतिहास में एक अद्भुत घटना है। रमानाथ एक साधारण युवक है। उसकी शिक्षा भी बहुत मामूली सी है। वह ऊंचे विचारों का आदमी नहीं है। वह इलाहाबाद के म्युनिसिपल ऑफिस में नौकर है। वहां उसका काम चुंगी के रुपए वसूल करना है। वह व्यापारियों से प्रथा अनुसार रिश्वत लेता है और अपनी आमदनी की परवाह ना करता हुआ अनाप शनाप खर्च करता है। आखिर एक दिन मीजान में गलती हो जाने से उसे शक होता है कि उससे कुछ रुपए उठ गए। वह इतना घबरा जाता है कि किसी से कुछ नहीं कहता, बस घर से भाग खड़ा होता है। वहां दफ्तर में उस पर शुबहा होता है और उसके हिसाब की जांच होती है। तब मालूम होता है कि उसने कुछ गबन नहीं किया, सिर्फ हिसाब की भूल थी। फिर रमानाथ के पुलिस के पंजे में फंसने, फर्जी मुखबिर बनने और शहादत देने का जिक्र करते हुए उसने कहा, अब रमानाथ के जीवन में एक नया परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जो एक विलास प्रिय पदलोलुप युवक को धर्मनिष्ठ और कर्तव्यशील बना देता है। उसकी पत्नी जालपा, जिसे देवी कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, उसकी तलाश में प्रयाग से यहाँ आती है और यहाँ जब उसे मालूम होता है कि रमा एक मुकदमे में पुलिस का मुखबिर हो गया है तो वह उससे छिपकर मिलने आती है। रमा अपने बंगले में आराम से पड़ा हुआ है, फाटक पर संतरी पहरा दे रहा है। जालपा को पति से मिलने में सफलता नहीं मिलती। तब वह एक पत्र लिखकर उसके सामने फेंक देती है और देवी दीन के घर चली जाती है। रमा यह पत्र पढ़ता है और उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है।
वह छिपकर जालपा के पास जाता है। जालपा उससे सारा वृतांत कह सुनाती है और उससे अपना बयान वापस लेने पर जोर देती है। रमा पहले शंकाएं करता है पर बाद को राजी हो जाता है और अपने बंगले पर लौट आता है। वहां वह पुलिस अफसरों से साफ कह देता है कि मैं अपना बयान बदल दूंगा। अधिकारी उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, पर जब इसका रमा पर कोई असर नहीं होता और उन्हें मालूम हो गया है कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है, तो वे उसे जालपा को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। रमा की हिम्मत टूट जाती है। वह जानता है पुलिस जो चाहे कर सकती है, इसलिए वह अपना इरादा तब्दील कर देता है और वह जज के इजलास में अपने बयान का समर्थन प्रकट कर देता है। अदालत में रमा से सफाई ने कोई जिरह नहीं की थी। यहाँ उससे जिरहें की गई, लेकिन इस मुकदमे से कोई सरोकार ना रखने पर भी उसने जिरहों के ऐसे जवाब दिए कि जज को भी कोई शक ना हो सका और मुल्जिमों को सजा हो गई। रमानाथ की और भी खातिरदारियां होने लगी। उसे एक सिफारिशी खत दिया गया और शायद उसकी यूपी गवर्नमेंट से सिफारिश भी की गई। फिर जालपा देवी ने फांसी की सजा पाने वाले मुल्जिम दिनेश के बाल बच्चों का पाल पोषण करने का निश्चय किया। इधर उधर से चंदे मांग मांग कर वह उनके लिए जिंदगी की जरूरतें पूरी करती थी। उसके घर का कामकाज अपने हाथों से करती, उसके बच्चों को खिलाने के लिए लेके जाती थी। एक दिन रमानाथ मोटर पर सैर करता हुआ जालपा को सिर पर एक पानी का मटका रखे देख लेता है। उसकी आत्ममर्यादा जाग उठती है। जोहरा को पुलिस कर्मचारियों ने रमानाथ के मनोरंजन के लिए नियुक्त किया था। जोहरा युवक की मानसिक वेदना देखकर द्रवित हो जाती है और वह जालपा का पूरा समाचार लेने के इरादे से चली जाती है। दिनेश के घर उसकी जालपा से भेंट होती है। जालपा का त्याग, सेवा और साधना देखकर इस वेश्या का हृदय इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपने जीवन पर लज्जित हो जाती है और दोनों में बहनापा हो जाता है। वह एक सप्ताह के बाद जाकर रमा से सारा वृतांत कह सुनाती है। रमा उसी वक्त वहां से चल पड़ता है और जालपा से दो चार बातें करके जज के बंगले पर चला जाता है। उसके बाद जो कुछ हुआ वह हमारे सामने है। मैं यह नहीं कहता कि उसने झूठी गवाही नहीं दी, लेकिन उस परिस्थिति और उन प्रलोभनों पर ध्यान दीजिए तो इस अपराध की गहनता बहुत कुछ घट जाती है। उस झूठी गवाही का परिणाम अगर यह होता कि किसी निरपराध को सजा मिल जाती तो दूसरी बात थी। इस अवसर पर तो 15 युवकों की जान बच गई। क्या अब भी वह झूठी गवाही का अपराधी है? उसने खुद ही तो अपनी झूठी गवाही का इकबाल किया है। क्या इसका उसे दंड मिलना चाहिए? उसकी सरलता और सज्जनता ने एक वैश्या तक को मुग्ध कर दिया और वह उसे बहकाने और बहलावे के बदले उसके मार्ग का दीपक बन गई। जालपा देवी की कर्तव्य परायणता क्या दंड के योग्य है? जालपा ही इस ड्रामा की नायिका है। उसके सदनुराग, उसके सरल प्रेम, उसकी धर्म परायणता, उसकी पति भक्ति, उसके स्वार्थ त्याग, उसकी सेवा निष्ठा, किस किस गुण की प्रशंसा की जाए। आज वह रंगमंच पर ना आती तो 15 परिवारों के चिराग गुल हो जाते। उसने 15 परिवारों को अभय दान दिया है। उसे मालूम था कि पुलिस का साथ देने से सांसारिक भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा। वह जीवन की कितनी ही चिंताओं से मुक्त हो जाएगी। संभव है उसके पास भी मोटर कार हो जाएगी, नौकर चाकर हो जाएंगे, अच्छा सा घर हो जाएगा, बहुमूल्य आभूषण होंगे। क्या एक युवती रमणी के हृदय में इन सुखों का कुछ भी मूल्य नहीं है? लेकिन वह यह यातना सहने के लिए तैयार हो जाती है। क्या यही उसके धर्मानुराग का उपहार होगा कि वह पति वंचित होकर जीवन पथ पर भटकती फिरे? एक साधारण स्त्री में जिसने उच्च कोटि की शिक्षा नहीं पाई, क्या इतनी निष्ठा, इतना त्याग, इतना विमर्श किसी दैवीय प्रेरणा का परिचायक नहीं है? क्या एक पतिता का ऐसे कार्य में सहायक हो जाना कोई महत्व नहीं रखता? मैं तो समझता हूँ रखता है। ऐसे अभियोग रोज नहीं पेश होते। शायद आप लोगों को अपने जीवन में फिर ऐसा अभियोग सुनने का अवसर ना मिले। यहाँ आप एक अभियोग का फैसला करने बैठे हुए हैं, मगर इस कोर्ट के बाहर एक और बहुत बड़ा न्यायालय है जहाँ आप लोगों के न्याय पर विचार होगा। जालपा का वही फैसला न्यायानुयल होगा जिसे बाहर का विशाल न्यायालय स्वीकार करे। वह न्यायालय कानूनों की बारीकियों में नहीं पड़ता, जिनमें उलझकर, जिनकी पेचीदगियों में फंसकर हम अक्सर पथ भ्रष्ट हो जाया करते हैं। अक्सर दूध का पानी और पानी का दूध कर बैठते हैं। अगर आप झूठ पर पश्चाताप करके सच्ची बात कहने के लिए भोग विलास युक्त जीवन को ठुकराकर फटे हालों जीवन व्यतीत करने के लिए किसी को अपराधी ठहराते हैं,
तो आप संसार के सामने न्याय का कोई ऊंचा आदर्श नहीं उपस्थित कर रहे हैं। सरकारी वकील ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मर्म और आदर्श अपने स्थान पर बहुत ही आदर की चीजें हैं, लेकिन जिस आदमी ने जानबूझकर झूठी गवाही दी उसने अपराध अवश्य किया और इसका उसे दंड मिलना चाहिए। यह सत्य है कि उसने प्रयाग में कोई गबन नहीं किया था और उसे इसका भ्रम मात्र था, लेकिन ऐसी दशा में एक सच्चे आदमी का यह कर्तव्य था कि वह गिरफ्तार हो जाने पर अपनी सफाई देता। उसने सजा के भय से झूठी गवाही देकर पुलिस को क्यों धोखा दिया? यह विचार करने की बात है। अगर आप समझते हैं कि उसने अनुचित काम किया तो आप उसे अवश्य दंड देंगे। अब अदालत के फैसला सुनाने की बारी आई। सभी को रमा से सहानुभूति हो गई थी, पर इसके साथ ही यह भी मानी हुई बात थी कि उसे सजा होगी। क्या सजा होगी, यही देखना था। लोग बड़ी उत्सुकता से फैसला सुनने के लिए और सिमट आए। कुर्सियां और आगे खींच ली गई और कनबत्तियां भी बंद हो गई। मामला केवल यह है कि एक युवक ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से वह पुलिस का आश्रय ले रहा है वह सर्वथा निर्मूल है, तो उसने अपना बयान वापस ले लिया। रमानाथ में अगर सत्यनिष्ठा होती तो वह पुलिस का आश्रय ही क्यों लेता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस ने उसे रक्षा का यह उपाय सुझाया और इस तरह उसे झूठी गवाही देने का प्रलोभन दिया। मैं यह नहीं मान सकता कि इस मामले में गवाही देने का प्रस्ताव स्वतः उसके मन में पैदा हो गया। उसे प्रलोभन दिया गया जिसे उसने दंड भय से स्वीकार कर लिया। उसे यह भी अवश्य विश्वास दिलाया गया होगा कि जिन लोगों के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए तैयार किया जा रहा है वे वास्तव में अपराधी थे, क्योंकि रमानाथ में जहां दंड का भय है वहां न्याय भक्ति भी है। वह उन पेशेवर गवाहों में नहीं है जो स्वार्थ के लिए निरपराधियों को फंसाने से भी नहीं हिचकते। अगर ऐसी बात न होती तो वह अपनी पत्नी के आग्रह से बयान बदलने पर कभी राजी न होता। यह ठीक है कि पहली अदालत के बाद ही उसे मालूम हो गया था कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है और जज की अदालत में वह अपने बयान को वापस ना ले सकता था। उस वक्त उसने यह इच्छा प्रकट भी अवश्य की, पर पुलिस की धमकियों ने फिर उस पर विजय पाई। पुलिस को बदनामी से बचने के लिए इस अवसर पर उसे धमकियां देना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस को मुलजिमों के अपराधी होने के विषय में कोई संदेह न था। रमानाथ धमकियों में आ गया। यह उसकी दुर्बलता अवश्य है, पर परिस्थिति को देखते हुए क्षम्य है। इसलिए मैं रमानाथ को बरी करता हूँ।